नमस्कार। आज हम 2025 के बिल्कुल आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर की कुछ चुनिंदा सुर्खियों पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। और हमारे पास जो खबरें हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। बिल्कुल। एक तरफ कश्मीर में 2000 साल पुरानी बौद्ध विरासत जमीन से निकल रही है, तो दूसरी तरफ टाइम मैगजीन एक टेक सीईओ को साल का हीरो बना रही है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये कहानियां सिर्फ अलग-अलग खबरें नहीं हैं। जब आप इन्हें एक साथ देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। किस तरह की तस्वीर? ऐसा लगता है कि हम एक ही समय में अपने अतीत को फिर से खोज रहे हैं और मतलब भविष्य की नींव भी रख रहे हैं। ये एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इसी संतुलन को समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं उस खोज से जो हमें सीधे इतिहास के पन्नों में ले जाती है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से। हाँ, वहाँ एक 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल मिला है। ये सन्ने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। ये कहानी से कहीं ज्यादा है। ये इतिहास का एक खोया हुआ पन्ना मिलने जैसा है। जहन पूरा गांव में जो खुदाई हुई है उसमें सिर्फ कुछ ईंटें नहीं मिली, बल्कि पूरा का पूरा परिसर मिला है। पूरा परिसर? मतलब स्तूप है, भिक्षुओं के रहने की जगहें हैं और सबसे खास कुषाण काल के सिक्के और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये कुषाण काल, ये वही समय है जब बौद्ध धर्म कश्मीर में अपनी चरम पर था। लेकिन ये इतना अहम क्यों है? क्या हमें पहले से कश्मीर की बौद्ध विरासत के बारे में पता नहीं था? पता तो था, लेकिन ज्यादातर किताबों और वो चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों के जरिए। अच्छा, मतलब ठोस पुरातात्विक सबूत बहुत कम थे। बिल्कुल। ये खोज उस किताबी ज्ञान पर एक तरह से मोहर लगाती है। ये हमें दिखाती है कि उस दौर का जीवन कैसा था, उनकी वास्तुकला कैसी थी। और ये अचानक मिल गया? नहीं, ये सिर्फ संयोग से नहीं हुई। पुरानी तस्वीरों और दस्तावेजों ने पुरातत्वविदों को सही जगह तक पहुंचाया। तो ये आधुनिक तकनीक और प्राचीन इतिहास का एक बेहतरीन संगम है। इतिहास के संगम से अब आते हैं विचारों के संगम पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बने अटल स्मृति न्यास को एक नया अध्यक्ष मिला है। जी, ये जिम्मेदारी भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को दी गई है। और ये नियुक्ति, क्या इसका कोई गहरा मतलब है? हाँ, ये सिर्फ एक औपचारिक नियुक्ति नहीं है। अटल जी को राजनीति में संवाद और सहमति के लिए जाना जाता था। आज के राजनीतिक माहौल में इस न्यास का काम उन मूल्यों को फिर से प्रासंगिक बनाना है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वेंकैया नायडू का चुनाव भी इसी सोच का हिस्सा है? बिल्कुल। नायडू जी खुद संसदीय परंपराओं के बहुत बड़े जानकार और पक्षधर रहे हैं। उन्हें इस भूमिका में लाना एक संदेश देता है कि न्यास सिर्फ अटल जी की जयंती या पुण्यतिथि पर कार्यक्रम नहीं करेगा, बल्कि उनके काम को आगे बढ़ाएगा। जी, उनके शासन के मॉडल और राजनीतिक शुचिता पर गंभीर चर्चा को बढ़ावा देना चाहता है। ये अटल जी की विरासत को एक संस्थागत रूप देने की कोशिश है। प्रेरणा की बात करें तो दिमागी खेल की दुनिया में एक खिलाड़ी हैं जो सालों से प्रेरणा बने हुए हैं। फीडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 और विजेता एक बार फिर वही नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। ये उनकी छठी जीत है। हाँ, मैग्नस कार्लसन का रैपिड शतरंज में दबदबा सच में हैरान करने वाला है। क्लासिकल शतरंज में तो वो महान है ही, लेकिन खेल के इस तेज फॉर्मेट में, जहां फैसले तुरंत लेने होते हैं, हाँ, वहाँ उनकी पकड़ असाधारण है। दोहा में हुई इस चैंपियनशिप में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी थे, लेकिन कार्लसन का खेल एक अलग ही स्तर पर था। लेकिन इस टूर्नामेंट में भारत के लिए भी अच्छी खबर थी, है ना? बहुत अच्छी खबर थी। हमारे युवा ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगासी और अनुभवी कोनेरू हम्पी दोनों ने कांस्य पदक जीते। कमाल है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक दो खिलाड़ियों के भरोसे नहीं है, बल्कि हमारे पास हर पीढ़ी में विश्व स्तरीय टैलेंट मौजूद है। अर्जुन का प्रदर्शन क्या बताता है? उसका कोई तोड़ नहीं है। ये भारतीय शतरंज के सुनहरे दौर का संकेत है। शतरंज के बोर्ड से अब उस दुनिया में चलते हैं जहां पूरी दुनिया एक स्क्रीन पर सिमट आई है। टाइम मैगजीन ने YouTube के सीईओ नील मोहन को 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर चुना है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये सिर्फ नील मोहन की नहीं, बल्कि YouTube के बदलते स्वरूप की भी पहचान है। टाइम ने क्या कारण बताए? उन्होंने कहा कि नील मोहन के नेतृत्व में YouTube अब सिर्फ वीडियो देखने का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये टीवी का विकल्प बन गया है, शॉर्ट्स के जरिए टिकटॉक को टक्कर दे रहा है और पॉडकास्ट का भी बड़ा हब बन गया है। इसमें क्रिएटर्स के लिए AI टूल्स पर फोकस की बात भी है।
उसका क्या मतलब है? उसका मतलब बहुत गहरा है। ये सिर्फ क्रिएटर्स को वीडियो बनाने में मदद करने वाले टूल देना नहीं है, तो फिर या YouTube को कंटेंट बनाने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा बना रहा है। मतलब भविष्य में YouTube सिर्फ वो जगह नहीं होगी जहां आप वीडियो अपलोड करते हैं, बल्कि वो जगह होगी जो आपको आइडिया सोचने से लेकर बनाने और पैसा कमाने तक में मदद करेगी। एक तरह से प्रोडक्शन हाउस जैसा। बिल्कुल, और यही वो विजन है जिसे टाइम ने पहचाना है। इस वैश्विक विजन से हटकर अब एक जमीनी और बहुत ही जरूरी पहल की बात करते हैं, मेघालय से। जी, उन्होंने अपनी स्थानीय भाषाओं खासी और गारो को कक्षा 1 तक की पढ़ाई के लिए अनिवार्य कर दिया है। ये एक बहुत ही दूरदर्शी कदम लगता है। दूरदर्शी और साहसिक भी। हम अक्सर वैश्विक भाषाएं सीखने की होड़ में ये भूल जाते हैं कि बच्चे की सीखने की पहली सीढ़ी उसकी अपनी मातृभाषा होती है। सही कहा, अपनी भाषा में सीखना आसान होता है। आसान ही नहीं, ज्यादा प्रभावी होता है। जब कोई बच्चा अपनी भाषा में गिनती या कहानी सीखता है तो वो सिर्फ रटता नहीं, बल्कि उस कॉन्सेप्ट को सच में समझता है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या इससे बच्चों के लिए आगे चलकर अंग्रेजी या दूसरी भाषाएं सीखना मुश्किल नहीं होगा? ये एक आम धारणा है, लेकिन रिसर्च इसके उलट कहती है। जिसकी नींव अपनी मातृभाषा में मजबूत होती है, वो दूसरी भाषाएं ज्यादा आसानी और आत्मविश्वास से सीखता है। अच्छा। ये फैसला सिर्फ भाषा बचाने की कोशिश नहीं है, ये बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया को ज्यादा स्वाभाविक बनाने की कोशिश है। पहचान और विरासत की बात को आगे बढ़ाते हैं। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को सम्मान देने के लिए तमिलनाडु में एक डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है। और ये बहुत ही शानदार पहल है। रामानुजन की प्रतिभा को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उनके प्रमेय आज भी गणितज्ञों को हैरान करते हैं। तो ये डिजिटल म्यूजियम उस मुश्किल को कैसे हल करता है? एक पारंपरिक म्यूजियम से ये कैसे अलग है? ये इंटरैक्टिव डिस्प्ले का इस्तेमाल करता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उनका एक मुश्किल फॉर्मूला कैसे काम करता है। उनके नोट्स को डिजिटल रूप में देख सकते हैं, उन्हें जूम करके पढ़ सकते हैं। मतलब ये गणित को एक कहानी की तरह पेश करता है। बिल्कुल, ये युवाओं को ये बताने का एक जरिया है कि कैसे एक क्लर्क जिसके पास कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं थी, उसने अपनी दिमागी ताकत से दुनिया को बदल दिया। दुनिया को बदलने की बात करें तो आपदाओं से निपटने का हमारा तरीका भी दुनिया को बचा सकता है। ओडिशा के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को ने सुनामी रेडी के तौर पर मान्यता दी है। जी, ये रेडी होने का मतलब क्या है? रेडी होने का मतलब सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलना नहीं है। इसका मतलब है कि इन गांवों ने एक बहुत ही सख्त चेकलिस्ट को पूरा किया है। जैसे कि हर गांव के पास खतरे का नक्शा है, जिसमें बताया गया है कि सुनामी आने पर किस रास्ते से कहां सुरक्षित जगह पर पहुंचना है। उनके पास 24 घंटे काम करने वाली चेतावनी प्रणाली है। और सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी, वहाँ के लोगों को नियमित तौर पर ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल के जरिए तैयार किया जाता है। मतलब ये पूरी तरह से समुदाय की भागीदारी पर आधारित है। बिल्कुल, ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं है। नहीं, ये जमीनी स्तर पर लोगों को सशक्त बनाने का मॉडल है। ओडिशा ने अतीत में चक्रवातों से बहुत कुछ सीखा है और वो उस अनुभव का इस्तेमाल अब सुनामी जैसी आपदाओं से लड़ने के लिए कर रहा है। जान माल की सुरक्षा के बाद अब देश की आर्थिक सेहत पर नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.4% पर रखा है। जी, 6.4%। ये आंकड़ा हमें क्या बताता है आज के माहौल में? ये आंकड़ा बताता है कि तमाम वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बनी हुई है। 6.4% की वृद्धि दर आज की दुनिया में किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन क्या ये अनुमान पत्थर की लकीर है? नहीं, ये अनुमान बदलते रहते हैं। अगर वैश्विक मंदी गहराती है या तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं, तो इसका असर हम पर भी पड़ेगा। तो फिर IMF इतना आश्वस्त क्यों है? क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था अब सिर्फ 1-2 सेक्टरों पर निर्भर नहीं है। सर्विस सेक्टर बहुत मजबूत है, मैन्युफैक्चरिंग में भी तेजी आ रही है। इसलिए IMF जैसी संस्थाएं मानती हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अर्थव्यवस्था से अब पर्यावरण की ओर मुड़ते हैं। 2026 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन यानी COP17 आर्मीनिया में होगा। जी, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इसका स्लोगन है प्रकृति के लिए कार्रवाई। इस बैठक के केंद्र में क्या होगा? इसके केंद्र में होगा कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क क्या है?
इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? इसे आप प्रकृति के लिए पेरिस समझौता समझ सकते हैं। अच्छा, जैसे पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए लक्ष्य तय करता है, वैसे ही ये फ्रेमवर्क 2030 तक प्रकृति के नुकसान को रोकने और उसे उलटने के लिए ठोस लक्ष्य तय करता है। जैसे 30% जमीन और समुद्र को संरक्षित करना, हानिकारक सब्सिडी को कम करना वगैरह। आर्मेनिया में दुनिया ये देखेगी कि हम उन वादों को पूरा करने के कितने करीब पहुंचे हैं। वादों और प्रदर्शन की बात करें तो क्रिकेट के मैदान पर भी एक यादगार प्रदर्शन देखने को मिला। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जॉश टंग, हाँ, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 5 विकेट। और ऐसा करने वाले वो पहले इंग्लिश गेंदबाज बन गए हैं। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मेलबर्न का मैदान, जिसे MCG कहते हैं, क्रिकेट का मक्का माना जाता है और बॉक्सिंग डे टेस्ट एशेज सीरीज का सबसे प्रतिष्ठित मैच होता है। ऐसे बड़े मंच पर 5 विकेट लेना किसी भी गेंदबाज का सपना होता है। बिल्कुल। पर ऐसा पहले किसी इंग्लिश गेंदबाज ने क्यों नहीं किया? क्या पिच में कुछ खास था? हाँ, MCG की पिच पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों की मदद करती है। यहाँ विकेट लेना आसान नहीं होता। तो टंग ने ऐसा क्या अलग किया? उन्होंने न सिर्फ तेज गति से गेंदबाजी की, बल्कि सही लाइन और लेंथ पर लगातार गेंदबाजी करके ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को गलतियां करने पर मजबूर किया। ये दिखाता है कि अगर आपके पास हुनर और अनुशासन है तो आप किसी भी पिच पर इतिहास रच सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अब भारत के घरेलू बैडमिंटन की बात करते हैं। 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसमें महिला एकल का खिताब सूर्या करिश्मा तामीरी ने जीता है। और ये जीत बहुत मायने रखती है। जी, भारत में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये भविष्य के चैंपियंस की पहली झलक होती है। साइना नेहवाल, PV सिंधु, इन सब ने अपने करियर की शुरुआत में ये खिताब जीता है। तो क्या इस जीत को उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का लॉन्च पैड माना जा सकता है? बिल्कुल। इस जीत से न सिर्फ आत्मविश्वास मिलता है, बल्कि चयनकर्ताओं और प्रायोजकों का ध्यान भी आपकी ओर आता है। सूर्या करिश्मा का नाम अब उन खिलाड़ियों में शामिल हो गया है जिन पर भविष्य के लिए नजर रखी जाएगी। भविष्य की एक और चिंता है हमारे जंगल, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड। हाँ, इसमें भारत और ब्राजील के साथ अब इंडोनेशिया भी शामिल हो गया है। ये फंड क्या काम करता है? ये एक बहुत ही अनोखा और जरूरी फंड है। इसका मकसद है दुनिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों को बचाना। ये फंड ब्राजील की अगुवाई में शुरू हुआ था और ये एक एंडोमेंट स्टाइल फंड है। एंडोमेंट स्टाइल? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि दान में मिले पैसे को सीधे खर्च नहीं किया जाता, उसे निवेश किया जाता है और उस निवेश से जो रिटर्न आता है उससे जंगलों के संरक्षण का काम होता है, ताकि फंडिंग का एक स्थायी स्रोत बन जाए। बिल्कुल। और इसमें इंडोनेशिया का जोड़ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ब्राजील, भारत और इंडोनेशिया, इन तीनों देशों में दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन और जैव विविधता के भंडार हैं। ये तीनों देश मिलकर पृथ्वी के फेफड़ों को बचाने के लिए एक शक्तिशाली गठबंधन बना रहे हैं। जंगलों को बचाने के साथ साथ व्यापार के रास्ते खोलना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में एक लॉजिस्टिक्स हब का उद्घाटन किया है। जी, जिसका मकसद दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार बढ़ाना है। ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति को जमीन पर उतारने जैसा है। बिल्कुल। सालों से हम कहते आ रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। ये लॉजिस्टिक्स हब उस गेटवे का, आप कह सकते हैं, ताला और चाबी है। इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा? इसका सीधा फायदा पूर्वोत्तर के किसानों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को मिलेगा। सोचिए, असम का कोई किसान अपनी ऑर्गेनिक हल्दी सीधे थाईलैंड के बाजार में बेच पाएगा। इससे न सिर्फ व्यापार बढ़ेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में रोजगार और समृद्धि आएगी। विकास के लिए ऊर्जा भी जरूरी है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुल्हस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। जी, ये 260 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना है। रन ऑफ द रिवर का मतलब है कि इसमें नदी के प्राकृतिक प्रवाह का इस्तेमाल होता है, बहुत बड़ा बांध नहीं बनता। सही। इससे पर्यावरण पर असर कम होता है। लेकिन चिनाब नदी पर कोई भी प्रोजेक्ट हमेशा चर्चा में क्यों रहता है? क्योंकि चिनाब सिंधु जल प्रणाली का हिस्सा है और भारत पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते के तहत इसका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। इस पर बनने वाली हर परियोजना पर बारीकी से नजर रखी जाती है। तो ये मंजूरी एक बड़ी बाधा का दूर होना है। हाँ, ये जम्मू कश्मीर की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और उस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत अहम है। और आखिर में ऊर्जा से ही जुड़ा एक और बड़ा लक्ष्य। भारत ने 2026 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। ये एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है।
महत्वाकांक्षी तो है, लेकिन इसके पीछे की सोच क्या है? इसके पीछे की सोच बहुत गहरी है। एक मकसद तो साफ है, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना। लेकिन इसका दूसरा और शायद उतना ही बड़ा फायदा हमारे किसानों को होगा। वो कैसे? इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने और मक्का जैसी फसलों से बनता है। जब पेट्रोल में इथेनॉल की मांग बढ़ेगी तो इन फसलों की भी मांग बढ़ेगी, जिससे करोड़ों किसानों की आय में इजाफा होगा। अच्छा, तो ये ऊर्जा नीति को कृषि नीति से जोड़ने जैसा है। बिल्कुल, ये अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद है। तो ये थी 2025 के आखिरी दिन की कुछ झलकियां। एक तरफ हम 2000 साल पुरानी जड़ों को खोज रहे हैं, तो दूसरी तरफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जैसे भविष्य के लक्ष्य तय कर रहे हैं। बिल्कुल, और हर कहानी आपस में जुड़ी हुई है। मेघालय में अपनी भाषा में पढ़ना बच्चों की नींव मजबूत करता है, तो गुवाहाटी का लॉजिस्टिक हब उन्हें दुनिया से व्यापार करने का मौका देता है। और ओडिशा के गांव सुनामी से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं ब्राजील और इंडोनेशिया के साथ मिलकर भारत दुनिया के जंगलों को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे 31 दिसंबर 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, फीफा का शांति पुरस्कार किसे मिला है? Who received FIFA Peace Prize? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।